तो गुजराती पाए जाते हैं। तो मेरे मामू गए थे काम के सिलसिले में मस्कत, तो वहाँ पे मतलब उनको, आप यकीन करें, बंगाली उनको टकराए, है ना, गुजराती उनको टकराए, मुंबई से लोग उनको टकराए। बिल्कुल ऐसा ही तो है। गुजराती मुझे इसलिए याद रह गई कि उनको बहुत टेस्टी बिरयानी बनानी आती थी। अच्छा। तो ये सारे एक ही रूम में रुके हुए थे और सिंगल बेड्स होते ना, वो पड़े हुए थे, एक शेख के अंडर में काम कर रहे थे। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो बहुत सारे 10-15 लोग थे और एक रूम टाइप का, ये समझ रहे हैं कि लॉन्च टाइप का बना हुआ था पूरा, और वहाँ पे ही ये लोग सोते थे। तो जब भी बिरयानी बनवानी होती तो वो गुजराती को याद किया जाता था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, इंडियन से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियंस बिकम द लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यूपीएससी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों 1.8 करोड़ पॉपुलेशन के साथ इंडिया के पास दुनिया की लार्जेस्ट डायस्पोरा है। डायस्पोरा की बियॉन्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक रिपोर्ट की माने तो आज दुनिया में लगभग 1.8 करोड़ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स भी हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स वो फॉरेन सिटीजन्स होते हैं जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से थे। UNDESA की इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि इंडियन ओरिजिन के लोग और नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स लगभग दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। साउथ ईस्ट एशिया हो या सेंट्रल और वेस्ट एशिया, अफ्रीका हो या कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका, इंडियन ओरिजिन के लोग आज आपको हर जगह मिल जाएंगे। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो UAE में आज 35 लाख, US में 27 लाख और सऊदी में लगभग 25 लाख भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। अच्छा। इनके अलावा इंडियन माइग्रेंट्स चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमन, कतर और यूनाइटेड किंगडम में भी हैं। खैर, ग्लोबलाइजेशन के दौर में माइग्रेशन तो एक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म आज गयाना और सुरीनेम जैसे साउथ अमेरिकन देशों में भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। आज गयाना में लगभग 1.85 लाख और सुरीनेम में लगभग 1.2 लाख हिंदूज हैं। यहाँ तक कि गयाना और सुरीनेम में तो हिंदूज सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप हैं और वहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो मेजोरिटी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के लोग साउथ ईस्ट एशिया से लेकर पैसिफिक में भी हैं। फिजी में तो एक दौर में इंडो फिजियंस मेजोरिटी में थे और वहाँ की पॉलिटिक्स में वो सब्सटेंशियल पावर एंजॉय करते थे। महेंद्र चौधरी तो फिजी के PM भी रह चुके हैं। सेंट्रल एशिया में भी आज कई इंडियन ओरिजिन के लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये भारतीय जो सदियों से सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन, पैसिफिक और साउथ अमेरिकन देशों में रह रहे हैं, उनकी कहानी क्या है? आखिर कैसे एक भारतीय हज़ारों किलोमीटर दूर इन देशों में पहुँचे और कब? हम आपको बता दें कि माइग्रेशन की स्पीड ग्लोबलाइजेशन के साथ काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ हुई है, लेकिन माइग्रेशन कोई नया फिनोमेनन नहीं है। ह्यूमन बींग्स कई कारणों के चलते हमेशा से माइग्रेट करते रहे। माइग्रेशन के लार्जली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक को पुश और दूसरे को पुल फैक्टर्स कहा जाता है। पुल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो माइग्रेंट को उनकी डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और पुश फैक्टर्स वो जो माइग्रेंट्स को उनके ओरिजिन से रिपेल या पुश करते हैं। एक तरफ गरीबी, पॉवर्टी, एथनिक वायलेंस, परसिक्यूशन एक्सेट्रा पुश फैक्टर्स हैं, वहीं डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेशन में बेटर वर्क कंडीशंस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, बेटर सिक्योरिटी एक्सेट्रा पुल फैक्टर्स में आते हैं। आज अमेरिका शायद दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स का मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, जिसके मेनली 2 फैक्टर्स हैं। एक तो वहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स के लिए कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और दूसरा वहाँ का बेटर वर्किंग और लिविंग कंडीशन, हेल्थ और एजुकेशन जैसे फैक्टर्स एस्पायरिंग मिडिल क्लासेस को अट्रैक्ट करते हैं। ये पुश और पुल फैक्टर्स हमेशा से एग्जिस्टेंस में थे, जिनके चलते ही लोग इंडिया से माइग्रेट होते रहे और कई तरह के लोग इंडिया में बाहर से भी आते रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में चलिए शुरुआत करते हैं इंडियंस के एज ओल्ड माइग्रेशन और उसके इवोल्यूशन की। दोस्तों, इंडिया के इमिग्रेंट्स की बात करें तो इसमें लार्जली 2 तरह के लोग थे। एक तो वो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स थे, तो दूसरे वो जो गरीब और इम्पोवरिश्ड थे। सबसे पहले बात करते हैं एफ्लुएंट ग्रुप्स की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। ज़्यादा मालूमाती वीडियो। एफ्लुएंट ग्रुप्स के माइग्रेशन का शायद सबसे पहला एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। इंडस वैली के कई लोग बैक्ट्रिया मैर्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स
या BMAC सभ्यता की ओर माइग्रेट हुए। इस सिविलाइजेशन को ऑक्सस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो करेंट डे सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। ये पॉपुलेशन लार्जली ट्रेडिंग कम्युनिटी थी और इनके एविडेंसेस हमें वहाँ मिले इंडस वैली सील से मिलते हैं। लेकिन सेंट्रल एशिया में जो मॉडर्न इंडियन मर्चेंट डायस्पोरा है, उसका इतिहास मिड 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था और अगले 4 सेंचुरीज तक चलता रहा। 1610 में वोल्गा नदी के किनारे रशिया के अस्त्रखन में सबसे पहले इंडियन मर्चेंट कॉलोनी स्टैब्लिश्ड हुआ। 18th सेंचुरी में रशियन क्रॉनिकल्स मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हिंदू ट्रेडर्स के सेटलमेंट की बात भी करते हैं। खैर, कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि समरकंडी और बुखारन ट्रेडर्स कांधार में रह रहे हिंदू मर्चेंट्स के साथ इंडिगो ट्रेड करते थे। एल्फिनस्टोन बताते हैं कि 1815 में कांधार में टॉलेस्ट हाउसेस हिंदूज ही ओन करते थे और लम्सटन लगभग 350 हिंदू ओन स्टोर्स की बात भी करते हैं। कांधार में फाइनेंस, प्रीशियस मेटल्स और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में ट्रेड सिख और हिंदूज द्वारा डोमिनेटेड था। अफगानिस्तान के तिमूर शाह दुर्रानी के कोर्ट में एक हिंदू ऑफिसर के होने की भी रिकॉर्ड्स हैं। काबुल में भी पेशावर के हिंदूज 1783 तक पहुंच चुके थे और वहां उनका मेन काम मनी लेंडिंग का था। 1876 के एक सर्वे के हिसाब से काबुल और हेरात में कई हिंदूज, अर्मेनियंस और ज्यूज के साथ रहते थे। 1886 में सिंधी शिकारपुरी हिंदूज बाल्क में भी पाए गए। उनकी लैंग्वेज सिंधी और पंजाबी हुआ करती थी। इसकी वजह से आपको अफगान सिटीज़ में कई हिंदू और सिख वर्शिप प्लेसेस भी मिल जाएंगे। हालांकि इनमें से कई वहाँ राइजिंग एक्सट्रीमिज्म के चलते डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। सेंट्रल एशिया में पेशावरी और शिकारपुरी इंडियन ट्रेडर्स ग्रेन और फरगाना कॉटन में इन्वेस्टमेंट करते थे। मनी लेंडिंग उनका प्राइम ऑक्यूपेशन था। ज्यूज, हिंदूज, बलूच, पर्शियंस और अरब साथ में समरकंद में रहते थे। समरकंद हमेशा से सिल्क रूट से प्रॉक्सिमिटी के चलते एक इम्पॉर्टेंट और प्रॉस्परस सिटी था और इसलिए यहाँ की प्रॉस्पेरिटी इंडियंस के लिए एक पुल फैक्टर थी। इसलिए हिंदू ट्रेडर्स और बैंकर्स यहाँ माइग्रेट करते थे। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया के हिंदू मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स चाइना के शिंजियांग में भी थे, जिसकी जानकारी ब्रिटिश काउंसिल जनरल देते हैं। इस रीजन में काशगरी गैंग्स ऑपरेट करती थीं, जो रशियन रेफ्यूजीज, मिशनरीज, हिंदू बैकग्राउंड के ब्रिटिश इंडियन मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स को टारगेट करते थे। वो ब्रिटेन के कॉन्सुलेट जनरल को इन अटैक से बचाने के लिए एक शेल्टर की तरह इस्तेमाल भी करते थे। 19th और 20th सेंचुरी में इस रीजन में इंडियंस और ब्रिटिशर्स पर अटैक के रिकॉर्ड्स भी हैं। यहाँ के हिंदूज लार्जली सिंध के शिकारपुर से आते थे। इसके अलावा वेस्ट एशिया के पर्शिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुल्तान, शिकारपुर और मावार के हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों सफाविद डायनेस्टी के अंडर मर्चेंट्स और बैंकर का काम करते थे। हमदान के हिंदू मर्चेंट्स को ओटोमन्स ने परसिक्यूट भी किया था, जिसके चलते यहाँ इंडियन मर्चेंट कम्युनिटी का डिक्लाइन हुआ। फ्रेंच ट्रैवलर जीन दे थेवेनॉट कहते हैं कि ईरान में हिंदू ट्रेडर्स तब ज्यूज और अर्मेनियन पॉपुलेशन के साथ रहते थे। इसके अलावा सिख ट्रेडर्स भी पर्शिया के काजर और जान डायनेस्टीज में रहते थे। लेकिन आज इस रीजन में इंडियन पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ब्रिटिश टाइम्स में भी कई इंडियन मर्चेंट्स अरेबियन पेनिनसुला की तरफ माइग्रेट हुए। इनमें मोस्टली एफ्लुएंट गुजराती और सिंधी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, जो एडन, ओमान, बहरीन, दुबई, साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में सेटल हुए। ये वो कंट्रीज़ थे जहां ब्रिटिशर्स का रूल था। इंडियन रुपी इनमें से कई कंट्रीज़ में लीगल करेंसी भी था। सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया भी इंडियन इमिग्रेशन का एक मेजर सेंटर रहा। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस रीजन में फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन शायद तब हुआ जब एम्परर अशोका ने कलिंगा को इन्वेड किया और जब समुद्रगुप्त ने साउथ की तरफ अपना एक्सपीडिशन लॉन्च किया। इंडियंस के इस माइग्रेशन के चलते साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा और यहाँ कई इंडियनाइज्ड किंगडम्स इमर्ज हुए। चोला रूलर्स ने 10th सेंचुरी में सुमात्रा और मलय पेनिनसुला को कनकर किया, जिसने इंडियंस के माइग्रेशन को और ज़्यादा पुश किया। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन था, जिसके थ्रू चाइनीज़ और अरब्स ट्रेड करते थे। इस रीजन में तमिल मर्चेंट्स की कम्युनिटीज़ चोला एम्पायर के पहले से एग्जिस्ट करती थीं। इन कम्युनिटीज़ का चोला एम्पायर पर इन्फ्लुएंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और कुछ थ्योरीज तो ये तक कहती हैं कि राजेंद्र चोला के साउथ ईस्ट एशियन एक्सपीडिशन के पीछे इस तमिल गिल्ड का ही हाथ था। इस कम्युनिटी को मलय पेनिनसुला और सुमात्रा के हॉस्टाइल किंगडम के चलते कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे और उनका बिजनेस इंटरेस्ट दांव पर था।
इसीलिए उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर राजेंद्र चोला को श्री विजय एम्पायर को अटैक करने के लिए तैयार किया। दोस्तों, ट्रेडर्स और प्रॉस्परस कम्युनिटीज के अलावा इतिहास में कई गरीब इंडियंस का भी माइग्रेशन हुआ। ये गरीब इंडियंस इंडेंट्योर्ड लेबरर्स के नाम से जाने गए। यही वो पॉपुलेशन है जो आज पैसिफिक, साउथ अमेरिका, कैरेबियन और अफ्रीकन देशों में पाई जाती है। इंडियन इंडेंट्योर्ड सिस्टम कॉलोनियलिज्म के दौर में एक ऐसा सिस्टम था जिसके तहत लगभग 10 लाख से ज़्यादा इंडियंस को दुनिया भर के यूरोपियन कॉलोनीज में भेजा गया। ये इंडेंट्योर्ड सिस्टम तब एक्सपैंड हुआ जब 1833 में ब्रिटिश एम्पायर, 1844 में फ्रेंच एम्पायर और 1863 में डच एम्पायर में स्लेव ट्रेड का एबॉलिशन हुआ। कॉलोनीज में रिसेंटली फ्रीड स्लेव्स ने कम वेजेस पर काम करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते प्लांटर्स इंडेंट्योर्ड लेबर्स चाहते थे। इंडेंट्योर्ड सिस्टम ऑन पेपर तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है, जिसे ट्रेडिशनल सेंस में स्लेवरी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस में वो काम करते थे उसके चलते उनकी कंडीशंस स्लेव से कम नहीं थी। कॉलोनाइजर्स इस सिस्टम को अनएजुकेटेड लेबरर्स के लैक ऑफ अवेयरनेस से एक्सप्लॉइट करते थे। खैर 18 जनवरी 1826 को फ्रेंच कंट्रोल्ड रियूनियन आइलैंड ने शायद सबसे पहले इंडियन इंडेंट्योर्ड लेबरर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश किए। इस एग्रीमेंट को गिरमिट कहते हैं। इंडियन इंडेंट्योर्ड लेबरर्स का सबसे पहला रिकॉर्डेड ट्रांसपोर्टेशन पौंडीचेरी और कराईकल से हुआ था। फ्रेंच के अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1837 में इंडेंट्योर्ड लेबरर्स से रिलेटेड रेगुलेशंस को स्टैब्लिश किया, जिसे उन्होंने कलकत्ता से लेकर मद्रास तक एक्सपैंड किया। इतिहासकार कहते हैं कि इंडियन इंडेंट्योर्ड सिस्टम को इनिशियली कॉलोनीज के शुगर प्लांटर्स ने पुश किया था, जिन्हें चीप लेबरर्स की ज़रूरत थी, लेकिन बाद में बाकी के प्लांटेशंस में भी इन लेबरर्स को रिक्रूट किया गया। इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को ब्रिटिश इंडिया में 1917 में बैन कर दिया गया, जिसके पीछे कई कारण थे। इनमें इंडियन नेशनलिस्ट द्वारा क्रिएटेड प्रेशर और कॉलोनीज में प्लांटेशंस में डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूडेड है। खैर इस सिस्टम ने कैरेबियन, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, रियूनियन आइलैंड, मॉरिशियस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार और फिजी में एक सब्सटेंशियल इंडियन डायस्पोरा को जन्म दिया, जो वहाँ सदियों से रहते आ रहा है। कई मिक्स्ड रेशियल कम्युनिटीज़ के लोग जैसे इंडो कैरेबियन, इंडो अफ्रीकन, इंडो फिजियन, इंडो मलेशियन और इंडो सिंगापोरियन पॉपुलेशंस इसी सिस्टम का नतीजा है। पोर्ट कैलकाटा से विटबी नाम की शिप 1838 में सेल कर चुकी थी, जिसने सबसे पहले गुआना में इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया। 16 नवंबर 1844 को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने जमाइका, त्रिनिडाड और गुआना के लिए इंडियन लेबरर्स के एक्सपोर्ट को लीगलाइज किया। त्रिनिडाड में तो कई लेबरर्स को प्लांटेशंस में स्टेक्स भी दिए गए ताकि उन्हें परमानेंटली वहाँ सेटल होने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा सके, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। 1851 के बाद कई मॉनेटरी इंसेंटिव्स के तहत भी इंडेंट्योर्ड लेबरर्स को इन सेटलमेंट्स में स्टे बैक करने के लिए प्रमोट किया गया। ब्रिटिशर्स के अलावा कई और यूरोपियन पावर्स ने इंडेंट्योर्ड लेबरर्स के लिए एजेंट्स रखना शुरू किए, जो उन्हें मैन पावर रिक्रूट करके देते थे, और इस तरह से इंडियंस उन कॉलोनीज में भी गए जहां ब्रिटिश रूल नहीं करते थे। 1856 तक इस तरह से फ्रेंच रियूनियन आइलैंड में इंडेंट्योर्ड लेबरर्स की संख्या लगभग 40,000 पहुंच गई थी। 1860 में ब्रिटिशर्स ने फ्रांस को लेबर एक्सपोर्ट करने के लिए लीगली अलाउ किया, और उसके बाद इंडियन पॉपुलेशन रियूनियन के अलावा साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुआना तक भी पहुंची। डच के साथ एक एग्रीमेंट के चलते इंडियन लेबरर्स को डच कंट्रोल्ड सुरीनेम में भी एक्सपोर्ट किया गया, जहां आज वो एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है। डेटा की बात करें तो 1842 से 1870 के बीच लगभग 5 लाख इंडियंस एक्सपोर्ट किए गए। इनमें से लगभग 3.5 लाख मॉरिशियस, 76,000 डेमेरारा, 42,000 ट्रिनिडाड, 15,000 जमाइका, 6,000 साउथ अफ्रीका और लगभग 16,000 बाकी के फ्रेंच कॉलोनीज में भेजे गए। इनके अलावा कई लेबरर्स केन्या, सोमालिया, तंजानिया, मलेशिया, फिजी इत्यादि में भी भेजे गए। खैर जो इंडेंट्योर्ड इंडियंस इन देशों में रह गए, उन्होंने अपने साथ अपना कल्चर और रिलीजन भी इन देशों में स्प्रेड किया, वो चाहे हिंदुइज्म हो, इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम हो या फिर बुद्धिज्म या जैनिज्म हो। हिंदुइज्म का एग्जाम्पल दें तो इन माइग्रेशन के चलते आज इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर गुआना में भी आपको कई हिंदू टेम्पल्स मिल जाएंगे। गुआना सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी देशों में भी इंडियन कल्चर के स्मॉल और बिग पॉकेट्स देखे जा सकते हैं। खैर गुआना के कुछ हिंदू टेम्पल्स में 10 हिंदू मंदिर,
सेंट्रल वैदिक मंदिर, श्री महाकाली देवी टेम्पल एक्सेट्रा आते हैं। इसके अलावा कैरेबियन देश वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में तो आपको कई इंडियन ओरिजिन के क्रिकेटर्स भी मिल जाएंगे। इनमें से दिनेश रामदीन, राम नरेश सरवन और शिव नारायण चंद्रपॉल कुछ फेमस नाम हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो शायद साउथ ईस्ट एशिया में ही रहा, जिसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कंबोडिया का अंगकोर वत टेम्पल है। इसके अलावा इंडियंस ने यहाँ के लोकल कल्चर के साथ मिक्सअप होकर खुद का यूनिक कल्चर भी क्रिएट किया। आज आपको इंडोनेशिया के बाली में एक बड़ी हिंदू कम्युनिटी मिलेगी। रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी यहाँ काफ़ी फेमस हुई, जिनके कई लोकल वर्जन्स यहाँ मिलते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ आपको कई जगहों में रामलीला के परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। इन सब के अलावा इंडिया के इस एज ओल्ड माइग्रेशन के चलते इनमें से कई देशों में तो इंडियंस प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स भी हैं। इसमें फिजी का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा क्रूशल है, जहाँ के कई टॉप पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स भी इंडियन ओरिजिन के रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस एज ओल्ड माइग्रेशन की, जिसके चलते इंडियंस और इंडियन कल्चर आज दुनिया के हर कोने में आपको मिल जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, ये था असल कारण, इतिहास समझे एक तरीके से। इतिहास। अच्छा, हम यही सोचते थे कि इंडियंस हर कंट्री में है। ये देखें, हिंदुइज्म हर कंट्री में, उनके कल्चर में है, ठीक है ना। उनका कल्चर जो है वो हर जगह, जैसे सिर्फ पता है, स्प्रेड हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। तो उसका बेसिक जो रीज़न था और जो बेसिक एक मुद्दा था, वो आज हमें समझ में आया कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई है, ठीक है। बहुत डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट खित्तों में हुई है, डिफरेंट रीजन्स में हुई है। इसमें मॉरिशस है, इंडोनेशिया है, बाली है। ये तो बहुत करीब है। हाँ, वो तो बहुत दूर कंबोडिया, सब अफ्रीका में। वो कह रहे हैं ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया। हाँ, साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा हुई। अच्छा, इसका मतलब ये अब हमें समझ में आया। अच्छा, ये तो इन्होंने बता दिया। इसके अलावा भी कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे ये लोग गए थे वर्कर के तौर पे, लेबर्स के तौर पे। उसके बाद इन्होंने तो ये स्पेसिफिक जगह बता दी। उसके बाद यहाँ से और आगे भी कुछ लोग चले जाते हैं, फिर और आगे भी चले जाते हैं। तो कई जगह ऐसी होंगी अभी भी जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में यहाँ का कल्चर, यहाँ का रस्म व रवाज, यहाँ की बोलचाल, यहाँ का तरीक़ेकार, यहाँ का मज़हब और हिंदूज, ठीक है ना, वहाँ तक वो भी होंगे, वहाँ तक गया होगा। अच्छा, बताइए, मुझे पूरी स्ट्रैटेजी इस तरीके से समझ में आई, वो पुश और पुल के थ्रू बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि वो एग्जिस्ट करता था। और वो यही था कि दूसरे कंट्रीज़ की तरफ अगर वो अट्रैक्ट हो जाते थे तो ठीक है, उस तरफ पुल हो जाते थे, ठीक है। और दूसरी बात, इंडिया की तरफ जो दूसरे लोग थे वो अट्रैक्ट होते थे, तो वो यहाँ पे पुश हो जाया करते थे, यानी कि आ जाया करते थे। तो ये था थोड़ा सा हिसाब किताब, जिसकी वजह से मतलब कोई हैंडसम पैकेजेस थे, अच्छी चीज़ें थी, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी थी। जैसे यूएस का उन्होंने बताया, तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस चले गए थे, माइग्रेट हो गए थे। इसी तरह 1-2 और 9 कंट्रीज़ में देख रही थी, 9 कंट्रीज़ थे जहाँ पे उन्होंने बताया कि वक्फे से माइग्रेशन की है। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया यूएई, एक वीडियो में आप कह रहे थे कि बहुत हिंदूज हैं वहाँ, बहुत हिंदूज। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया के बाद अगर देखा जाए किसी मुस्लिम कंट्री में, तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में यहाँ पर यूएई में 34-35 लाख नहीं 2.5 लाख और सऊदी अरब में बहुत हैं, ठीक है, अफ्रीका में बहुत हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ये जो चीज़ है, ये जो कारण है हिंदुइज़्म या एशियाई जो लोग हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान के, ये पूरी दुनिया में गए हैं। तो इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि ये तो आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा, 2 कारण थे, आपने सुना कि एक ऐसा था कि जो यहाँ पर जो ज़बरदस्ती हो रही थी लोगों के साथ या जुल्म हो रहा था, उसकी वजह से लोग परेशान होकर हिजरत की, ठीक है ना। दूसरा कारण बताया कि अपनी लाइफ को बहुत बेहतर करना, अपनी मज़ीद लाइफ को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपने बेटर सेटलमेंट के लिए, बेटर तरीके से ज़िंदगी को गुजारने के लिए, जैसे उन्होंने बताया, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी। हाँ, तो आपने देखा कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये तो आज तक है यार,
आज तक है, आज भी यूएस का क्रेज तो हर किसी के ऊपर आज भी है। हाँ, वही वजह कि वहाँ की लाइफ बेहतर, मेडिकल बेहतर, एजुकेशन अच्छी है, और एक अच्छी बात है कि वहाँ पे स्किल वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत काम के चांसेस हैं, बहुत काम है वहाँ पर। अच्छा, मैं पता है अभी पहले हम सुनते थे कि दुबई में बहुत लोग हैं बैठे हुए। अच्छा, आजकल मैं पाकिस्तान में अगर किसी के भी मुँह से सुन रही हूँ तो दुबई के बाद आपको पता है यूएस, मेरी खाला यूएसए में, मेरे तो कज़न यूएसए में है, मेरे तो मामू यूएसए में है। तो मैं ये देख रही हूँ कि यूएस को भी लोग मतलब वहाँ जाना, वहाँ सेटल्ड होना बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए। आपको पता है ये मिडल ईस्ट में पूरा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सारा लेबर यहीं पर है। आज अगर दुबई की आप जितनी भी इमारतें देख रही हैं, जितनी भी सऊदी अरब में बड़ी बड़ी इमारतें देख रही हैं, जो आज सऊदीया ने तरक्की की है, यहाँ पर टोटल लेबर और जितने भी वर्कर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ये सारा यहाँ से गया है। टैलेंटेड लोग यही हैं। एक वक्त ऐसा था कि हर घर का एक फ़र्द, हर दूसरा फ़र्द कहीं ना कहीं बाहर कमाने जाता था इस तरफ। अच्छा, मुझे भी मतलब लोगों से सुनने में मिला कि वहाँ पर ये लोग साथ होते थे, कहीं पाकिस्तानी और इंडियंस, यानी कि वो मुझे भाई ने बताया था कि उनके साथ में एक तामिल था, साउथ इंडियन एक बंदा था। तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी दोस्तों में जो था तामिल कोई होगा बंदा, किस तरह से होगा क्या होगा, तो मुझे बोलते थे कि एक तामिल था, केरला का बताते थे, तामिल केरला का, तो तामिल ज़बान बोलते थे। अच्छा, मलाइशिया में भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि ये तरक्की हुई ना जब, तो यहीं से लोग गए। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी मतलब है कि वो मतलब है कि लगी कि हमारे यहाँ जो इंटीरियर है ना सिंध, जैसे शिकारपुर का जिक्र हुआ ये पाकिस्तान में, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतने तो पुराने सिटी हैं ये, मतलब ये 200 300 साल पुराने सिटी है सिंध के अंदर। कुछ सिटी हमारे सिंध में, हम कराची में, हम भी सिंध में, हमारे सिंध में सखर, शिकारपुर तो बहुत इस तरह के बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको भरपूर सिंधी बोलने वाले हिंदू मिलेंगे। अच्छा, बलूचों का भी जिक्र हुआ, मैंने देखा बलूच। आपको पता है बलूचिस्तान में 500 साल पुराना मंदिर है? 500 साल का माता का, काली माता का मंदिर है, 500 साल पुराना। बलूचिस्तान में बेशुमार हिंदूज़ हैं, बलूचिस्तान भरा हुआ है। अच्छा, आपको पता है, मैं आपको गुजरातियों, वैसे यहाँ पे पाकिस्तान में भी गुजरातियों की एक अच्छी खासी तादाद है, गुजरात की, बिल्कुल, ठीक है। तो गुजराती पाए जाते हैं। तो मेरे मामू गए थे काम के सिलसिले में मस्कत, तो वहाँ पे मतलब उनको, आप यकीन करें, बंगाली उनको टकराए, है ना, गुजराती उनको टकराए, मुंबई से लोग उनको टकराए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो गुजराती मुझे इसलिए याद रह गए कि उनको बहुत टेस्टी बिरयानी बनानी आती थी। अच्छा, तो ये सारे एक ही रूम में रुके हुए थे और सिंगल बेड्स होते हैं ना, वो पड़े हुए थे, एक शेख के अंडर में काम कर रहे थे। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारे 10-15 लोग थे और एक रूम टाइप का, ये समझ रहे हैं कि लॉन्च टाइप का बना हुआ था पूरा, और वहाँ पे ही लोग सोते थे। तो जब भी बिरयानी बनवानी होती तो वो गुजराती को याद किया जाता था। अच्छा, कि उनके हाथ की बिरयानी खानी है, तो मामू यहाँ पे भी आ गए तो वो उनको याद कर रहे थे। अच्छा, तो हम छोटे थे तो वो हमें बता देते थे कि भाई बिरयानी तो बनाते थे तो वो गुजराती बनाते थे। अच्छा, जैसे अभी आप जिक्र कर रही हैं, इस तरह से 100 200 300 साल पहले भी लोग गए थे। तो वो जो गुजराती बिरयानी फ़र्ज़ करो बनाई किसी ने, इंडियन ने कहीं जाके अफ्रीका में या सऊदीया में, तो वो उनको किसी को सिखाई या किसी को इस तरह ये कल्चर, इस तरह ये चीज़ें वहाँ पे, मतलब यूँ समझ लें कि इंडियन का रस्म रवाज, इंडिया की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रच बस गई, जा के दूसरे कंट्री में। अभी भी मतलब है कि सऊदीया में हर जगह पे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब आपको मिलेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं अपना, अभी भी इस वक्त भी, मतलब मैं सब्सक्राइबर को एक थोड़ी सी नॉलेज दे दूं, इस वक्त भी एक भाई मेरा, बता दूं इनको, कि दुबई में होते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा ट्रेंड है इंडियन पाकिस्तान का दूसरे कंट्रीज़ में, तो लोगों की डेवलपमेंट में हमारा हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा या इंडिया का हिस्सा, बांग्लादेश। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है हर जगह से, ये हो रहा है, ये हाँ, पाकिस्तानी को जो मिडल ईस्ट में या कहीं पर भी थे, तो पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। और किसको ज़्यादा फेवर दी जा रही है? इंडियंस को, बांग्लादेश वालों को ज़्यादा, इंडियंस को और बांग्लादेश को, और ख़ास तौर पे बांग्लादेश को। मैंने सुना है ना, उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। बहुत अच्छा, क्या वजह? इमेज अच्छा है, बहुत अच्छा, हार्ड, बांग्लादेश के लोगों के बारे में बताया जाता है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग, मेहनती। इंडियंस के बारे में बताया जाता है, लेकिन अक्सर मैंने ये सुना है कि पाकिस्तानियों को रिप्लेस किया जा रहा है। अब ये क्या आगे होना क्या नहीं होना। और मशरिक़ की तरफ चले जाए ना, और अगर
शुमाली इलाकों की तरफ हमारे, तो वहाँ पे तो इस वक्त भी शहरों में तो चलो काम धंधा है, कारोबार है, फैक्ट्रीज़ हैं, अगर और आगे चले जाएं पंजाब की तरफ, उस तरफ तो तकरीबन लोग बाहर हैं। तो ये चीज़ें बहुत अरसे से चल रही हैं और आज तक चल रही हैं। अच्छा, मैं एक उसको रिलीजन को अगर मैं कहूँ ना कि फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बिल्कुल। वैसे तो बड़े रिलीजन्स दूसरे भी हैं, लेकिन मैंने हिंदुइज़्म, यानी आप किसी कंट्री में चले जाएं, कल्चर ले लें, रिलीजन ले लें या लैंग्वेज ले लें, तो मैं ये देखती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड है। कितने कंट्रीज़ हैं आप खुद बताएं दुनिया में, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक भी बंदा ये बोल दे कि इंडिया का नहीं पता उसे, या इंडियंस का नहीं पता उसे, या हिंदुइज्म का नहीं पता उसे। मैंने आपको एक बात बोली थी ना कि बहुत फेमस है कि अगर कोई बंदा कहीं लाइव चैट पे किसी से पूछ रहा है कि आप कहाँ से, तो कह रहा है पाकिस्तान, तो वो कह रहा है वेयर इज़ पाकिस्तान, कहाँ है ये, बोला नियर इंडिया, तो वो जान रहे हैं। अच्छा, मतलब कमाल की बात है। अच्छा, जब यहाँ के लोग हिंदू वहाँ गए, संस्कृत ज़बान, हिंदी ज़बान, तो उन्होंने यही ज़बान दूसरी ज़बानों में भी मिक्स हुई है, कई ज़बानों में भी यहीं के वर्ड शामिल हैं। हिंदुइज़्म के जो इनकी जो पुरानी लैंग्वेज थी वो लफ्ज़ आज भी शामिल है उसमें। तो इस वीडियो में हमें टोटल ये पता चला कि किस तरह से इंडियंस या इंडियन कल्चर जो है पूरी दुनिया में फैला। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और मैं ये सोच रहा हूँ, दिल से बताऊँ, कि इस वीडियो को प्रॉपर सुकून से अकेले में दोबारा देखूँ, रोक के, क्योंकि बड़ी तेज़ी से वीडियो गई थी। बहुत, लेकिन ये एक समझ में आ गया कि बेसिक रीज़न यही रहा, माइग्रेशन की वजह से स्प्रेड हो गया। और क्या, अच्छा, पुश और पुल का जो सिस्टम बताया बहुत डिटेल से, बहुत डिटेल में और पता चली। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।